तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कर्नाटक में रहने वाले योगेश जी अपनी ज़िंदगी में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी हुई सच्ची घटना है। लोग भले इस घटना को काल्पनिकता का नाम दे, लेकिन असलियत को कोई भी काल्पनिकता में तब्दील नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था योगेश जी के साथ जो उन्होंने इस घटना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा है। तो मैं आपको आगे की कहानी योगेश जी के पॉइंट से ही सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और मैं कर्नाटक में रहता हूँ। ये घटना उन दिनों की है जब बारिश का समय चल रहा था। रिमझिम बारिश के कारण घर से बाहर निकलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि घर से बाहर निकलने पर हमारे पूरे के पूरे पैर कीचड़ से सन जाते थे। चारों तरफ पानी पानी बिखरा हुआ रहता था। ऐसे माहौल में अपने घर से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन मैं एक ग्वाला था और पशुओं को चराने के लिए जोहड़ में जाता था। वहीं पर मैं अपने सारे पशुओं को एक गड्ढे के अंदर छोड़ देता था। दरअसल उस गड्ढे के अंदर काफ़ी ज़्यादा घास भरा हुआ रहता था, तो सारे के सारे जानवर आराम से अपनी पेट पूजा करते थे और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उनकी निगरानी रखता था। उन दिनों मैं अकेला ही जाया करता था क्योंकि मेरे बाकी के साथी ग्वाले इन दिनों बारिश के मौसम होने की वजह से अपने घर पर ही रहते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं बिजली ना गिर जाए। और इन 3 या 4 दिनों में हमारे गांव के बाहर वाले जोहड़ में करीबन 3 या 4 बार बिजली गिर गई थी। तो उन सभी को डर रहता था कि वो बिजली का शिकार ना हो जाएं, वरना उनकी ज़िंदगी ही 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं सोचता था कि भगवान ने किस्मत में मौत लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने पशुओं को लेकर निकल जाता था। लेकिन एक शाम मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद मैं पूरा डर से सहम गया था। दोस्तों, वो पूरी रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनकर रह गई, क्योंकि उस रात को जितना मैं भटका था शायद ही ज़िंदगी में कभी भटक पाऊंगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं अपने घर से जब अपने पशुओं को लेकर निकल रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे मना किया था कि आज तुम घर पर ही रुक जाओ। लेकिन पापा ने मुझे जानबूझकर भेज दिया था क्योंकि उनका मानना था कि अब बारिश नहीं आने वाली। मुझे लगा कि चलो चल ही लेता हूँ, इस बहाने वहीं पर मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। और फिर उसके बाद से सारे जानवरों को लेकर मैं निकल पड़ा। सन 1999 के उस दौर के अंदर टाइम पास करने की काफ़ी कम सुविधाएं होती थी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ और चीज़ें जिनसे आज के ज़माने में लोग टाइम पास करते हैं। तो उन दिनों हमारे पास मोबाइल जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। हम बैट बॉल खेल कर ही अपना टाइम पास करते थे। वहीं जहाँ हम जोहड़ में पशु चराते थे और वहीं हमारे बगल में एक क्रिकेट का ग्राउंड था, तो वहाँ पर मैं अच्छे से क्रिकेट खेलकर भी आता था। तो मेरा वहाँ पर जाने का मन करता था, इसीलिए मैं पशुओं के बहाने चला जाता था। आज भी हमेशा की तरह मैं अपने सारे पशुओं को लेकर निकल पड़ा। लेकिन आज जब मैं ग्राउंड में पहुँचा तो मुझे पता चला कि ग्राउंड में तो कोई भी नहीं आया है। सारे के सारे लड़के आज बिना खेले ही अपने घर चले गए हैं। उस वक्त मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आया है तो फिर मैं भी वापस से घर ही चला जाता हूँ। लेकिन जब तक पशु अपना पेट नहीं भर लेते तब तक मैं भी घर नहीं जा सकता था। इसलिए मैं वहीं एक रेत के टीले पर बैठ गया और उसके बाद ये सोचने लगा कि शायद कोई आ जाए और हम क्रिकेट खेलकर वापस से लौट जाएं। मन में एक बेचैनी बनी हुई थी। उम्मीद लिए बैठा था कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बार बार मैं उस तरफ देखता था जिस तरफ से सारे लड़के क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, लेकिन अब तो दिल ढलने को आया था। धीरे धीरे पूर्व दिशा की तरफ अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब काफ़ी जल्दी रात होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी लड़के का कोई नामो निशान नहीं था। तभी अपने हाथ में एक बॉल लिए मेरा दोस्त विक्रम मुझे उस तरफ से आता हुआ नजर आया। विक्रम को उस तरफ से आता देख मैं दंग रह गया, क्योंकि इतनी शाम होने के बाद वो यहाँ पर क्या करने आया था। फिर मैं भी उसके सामने जाने लगा और फिर जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसने कहा, अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? तो मैंने विक्रम से कहा, अरे यार यहाँ इतने शाम को तू बॉल से क्या करेगा? तो उसने बताया कि वो तो अभी अभी क्रिकेट खेल कर आया है। दरअसल वो सभी बाजू वाले खेत में क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि ग्राउंड की पिच गीली हो चुकी थी, इसलिए अब यहाँ पर गेम नहीं हो सका। फिर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि आज मैं बिना क्रिकेट खेले ही रह गया। फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे भाई योगेश एक काम कर, चल अब हम दोनों यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा,
अबे यार, इतनी शाम को कौन क्रिकेट खेलता है? मेरी बात सुनकर उसने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चल हम क्रिकेट वाली पिच को देख कर आते हैं कि उसकी दशा क्या है। फिर हम दोनों क्रिकेट वाली पिच के पास पहुंचे तो हमने देखा कि क्रिकेट वाली पिच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था और कीचड़ जमा हुआ था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ पर कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। मैं एक तरफ योगेश का मुंह देखने लगा तो वो भी एकटक मुझे ही देखता जा रहा था। फिर हम दोनों ने कहा, यार लगता है अब यहाँ पर हम कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड के साथ साथ पिच की दशा देखने में ऐसी लग रही है कि वो दोनों अब पूरी तरह से बिगड़ गए हैं और ग्राउंड के अंदर अब दूसरी पिच बनाई जा सकती है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त विक्रम से कहा, चल भाई अब मैं चलता हूँ, मुझे भी अपने सारे के सारे पशु लेकर घर के लिए निकलना है। इतना बोलकर जब मैं वापस उस जगह पर पहुंचा, फिर वहां जाकर मैंने देखा कि अब मेरे सारे के सारे पशु तो वहां से चले गए थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे के सारे पशु मुझे छोड़कर घर चले जाएं। फिर आज अचानक ही वो सारे के सारे पशु ऐसे कैसे चले गए? मैंने तो उनके सामने से वो दरवाजा भी ओपन नहीं किया था जो वहाँ की लकड़ियों से बनाया गया था। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। एक बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि कहीं सारे के सारे जानवर इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ तो नहीं चले गए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आज मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे पीट पीट कर मेरी दशा बिगाड़ देंगे। अभी यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि तभी मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? तब जाकर मैंने अपने दोस्त विक्रम को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर विक्रम ने कहा, लगता है तेरे सारे के सारे जानवर घर चले गए हैं, हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो, जिस वजह से उन्होंने उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया हो। विक्रम का कहना भी ठीक ही था, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर घर जा सके, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि हमारे सारे के सारे जानवर बिना उनके मालिक के चले जाएं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, देख भाई एक काम करते हैं, हम दोनों तुम्हारे सारे जानवरों को ढूंढने के लिए चलते हैं। अगर वो मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो चुपचाप से अपने घर चले जाना। वैसे तो वो जोहड़ किसी जंगल से कम नहीं था, बोलने में उसे लोग जोहड़ कहते थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें बताते थे, लेकिन उस वक्त मैंने उन अजीब बातों पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और उसके बाद मैं अपने दोस्त विक्रम को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। हम दोनों इस बात को जानना चाहते थे कि हमारे जानवर किस दिशा में गए हैं। हम उनके निशान को देखते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो हमारे आजू बाजू में ही थे, क्योंकि हमें उनके निशान नज़र आ रहे थे और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये निशान ताज़ा है और वो सभी अभी अभी यहाँ से निकले हैं। ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि अब मैं काफ़ी जल्दी से अपने सारे के सारे जानवरों को ढूंढ लूँगा। फिर मैं तेज़ तेज़ उन कदमों के पीछे जाने लगा, लेकिन वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो निशान एकदम से मिट गए, या फिर अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैं पूरी तरह से हैरान हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, लगता है तुम्हारे जानवर यहीं आजू बाजू में हैं। मैंने विक्रम को बता दिया था कि अगर मैं बिना जानवरों के घर गया तो आज मेरे पापा बिना पूछे नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से दूध का भी टाइम हो गया था। मम्मी ने हमारी सारी गाय का दूध निकालने के लिए मुझे शाम के 7 या 8 बजे से पहले ही घर पर आने को कह दिया था, लेकिन आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि अगर मैं बिना पशुओं को लेकर अपने घर गया तो आज मेरे पापा मुझे पीट पीट कर मेरा कचूम्बर बना देंगे। तभी मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, चल हम उस कुएं की तरफ चलते हैं, जिस तरफ काफ़ी ज़्यादा लावारिस पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्या पता तुम्हारे पशु उनके पास चले गए हों। दिमाग में और भी काफ़ी ज़्यादा विचार थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, क्योंकि अब तो दूध का भी टाइम बीत चुका था। तभी हमें अपने पीछे से किसी के घुंघरुओं की आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। उस वक्त मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, अरे भाई एक बात बता, तुमने अपने पशु के कान के ऊपर घुंघरू बांध रखे हैं क्या? तो मैंने उसे मना करते हुए कहा, अरे नहीं भाई, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आई? हम दोनों यही सोच रहे थे कि तभी हमें एक बार फिर उसी आवाज़ की भनक लगी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोई पशु हमारे आजू बाजू में है, या फिर कोई महिला पैरों में घुंघरू बांधे इधर उधर टहल रही है। लेकिन इस घनघोर सन्नाटे की चादर में लिपटे झोड़ के अंदर कोई महिला क्या कर सकती है? हम यही सब सोच रहे थे कि तभी मेरे कान में आवाज़ आई। इस आवाज़ ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मेरे शरीर के अंदर सनसनी मच गई। ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द से चीख रहा है, लेकिन यह आवाज़ सिर्फ एक बार ही आई थी।
जब मैंने विक्रम को ये बात बताई तो उसने बताया कि उसे तो ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा कोई भ्रम होगा, लेकिन ये भ्रम जल्दी ही टूट गया। मैं गांव में रहने वाला एक लड़का था, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है, जिन्हें हम उस काल में भूत प्रेत का नाम से नवाजा करते थे। तो हर किसी अजीब सी चीज़ को सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि हमारे पूर्वज जो हमें कहानी सुनाते थे, क्या आज वो हकीकत में तब्दील हो जाएगी। जब मैंने अपने दोस्त विक्रम को बताया कि हमारे आजू बाजू में किसी भूत के होने का संकेत है, तब मेरी बातों को सुनकर विक्रम भी बुरी तरह से डर गया था। जिन बातों को मैंने विक्रम के सामने पेश किया था, वो उनके ऊपर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ। तभी एक बार फिर से हमें किसी की आवाज़ आने लगी, और इस बार ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्त विक्रम को भी सुनाई दे रही थी। और इस आवाज़ को सुनते ही मैंने विक्रम को कान में कहा, मैंने तुझे बताया था कि यहाँ पर कुछ अजीब है, और मुझे लग रहा है कि सच में यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पशुओं को तो हम बाद में भी देख लेंगे, इस समय हमारे यहाँ से निकलना बेहतर होगा। और यही कहकर हम दोनों निकलने ही वाले थे कि तभी हमें अपने सामने की तरफ कुछ आदिवासी जनजाति के लोग नजर आने लगे, जिनके हाथ में लंबे लंबे भाले थे और उनके सर पर लाल लाल रंग की पगड़ी बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सभी कुछ पुराने आदिवासी लोग हैं, जो मुझे और मेरे दोस्त विक्रम को पकड़कर अपने इलाके में ले जाएंगे। उस वक्त मुझे लगा कि अगर हम इनके हाथ लग गए तो फिर ये हमें बांध देंगे और फिर हमें मार देंगे। उसी वक्त मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे उल्टी दिशा में भगाने लगा। मुझे क्या पता था कि जो वास्तव में हमें दिखाई देता है वो होता ही नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। मायावी शक्तियों की यही पहचान होती है, जिस चीज को हम करने की कोशिश करते हैं हम उसका उल्टा कर बैठते हैं। अभी मैं और विक्रम कुछ दूर आगे भाग ही रहे थे कि तभी हमें अपने सामने की तरफ वही लोग फिर से खड़े हुए नजर आने लगे, और उनके हाथ में हथियार थे जो कि पुराने आदिवासी लोगों के पास होते थे। अचानक ही उन्होंने हमें एकदम से पकड़ लिया और फिर धर दबोचा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमें घसीटते कहीं पर लेकर जा रहे थे। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और वो हमें पकड़कर कहीं पर लेकर जा रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि वो उन जंगली झाड़ों के अंदर से हमें घसीटते कहाँ पर लेकर जा रहे थे, लेकिन उस समय हमारे साथ जो हो रहा था हमने उसकी कल्पना तक नहीं की थी। तभी मेरा दोस्त विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा और डर के मारे मुझे आवाज़ देने लगा, लेकिन यहाँ मेरी खुद की फटी पड़ी थी। भला मैं क्या कर सकता था। इतने में एक बार फिर हमें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट इतनी ज़्यादा तेज थी कि उस जोहड़ के अंदर मौजूद लंबे लंबे पेड़ों के पत्ते भी एकदम से दबने लगे, और उन्हीं के कटकटाने की आवाज़ से हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है। हम दोनों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज़ हमारे मुंह से बाहर तक नहीं निकल पा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे मुंह में कुछ दबा दिया हो, जिस वजह से हमारी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद हम दोनों को वो लोग कहीं पर घसीट कर ले गए और एकदम से पटक दिया। उस वक्त हम दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से घायल हो चुके थे। हम दोनों के मुंह से दर्द से हल्की पुल्की चीख निकल रही थी, लेकिन हमारी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। उस वक्त मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ कैसे फंस गया। अगर मैं अपने पशुओं के पीछे ना आता तो आज मैं इस तरह ना फंसता। उसके बाद मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि अब मैं किस जगह पर हूँ। जब तक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी जगह में बैठा हुआ था, और उसके चारों तरफ बांस की लंबी लंबी लकड़ियाँ लगी हुई थी। एक डेरा सा बनाया गया था, और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने कोई अड्डा बनाया है जहाँ पर काम चलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, किसी भी तरह से हमको इस जगह से बाहर निकलना होगा, और अगर बाहर नहीं निकल पाए तो ये लोग हमें मार देंगे। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। अब तक विक्रम को भी होश आ चुका था, तो ये भागने का सही मौका था। यही सोचकर मैंने विक्रम को पकड़ा और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तुरंत ही वहां से उठने लगे, लेकिन हमारा शरीर पूरी तरह से घायल हो चुका था। पूरे शरीर पर जख्म बने हुए थे
जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन किसी तरह हम दोनों उठते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। अभी हम कुछ दूर आगे जा ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त विक्रम ने कहा, भाई वो देख, पीछे से आदमी आ रहा है। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर एक आँख फटा हुआ आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहा था, जिसके दांत भी बहुत ज़्यादा नुकीले थे और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त मैं सरपट भागा और अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोका। तेज गति से भागता हुआ मैं कुछ दूर आगे पहुंच गया। थोड़ी दूर और आगे जाते ही मेरी नज़र वहीं पर बनी हुई एक पानी की टंकी पर पड़ी। दरअसल उस पानी की टंकी के पास एक पुराना स्कूल बना हुआ था और उस स्कूल के बगल में एक डेयरी बनी हुई थी, जिसके अंदर से रोशनी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी के अंदर कोई है। फिर मैं और मेरा दोस्त विक्रम हम दोनों भागते हुए उस डेयरी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हमें वहां पर एक आदमी गिरा हुआ नजर आ रहा था, जो शराब के नशे में धुत था, यानी कि उसे जगाना बेकार था। हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन इसके बाद भी हम उसे उठा नहीं पाए, क्योंकि वो आदमी शराब में पूरी तरह से चूर हो गया था और नशे में चूर होने की वजह से उसे हमारी एक भी बात समझ में नहीं आई। मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। काफ़ी देर तक तो हम उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं उठा। तो हमने हार मान ली और उसी की डेयरी के अंदर घुस गए। हमें ये तो पता था कि अगर हम डेयरी के अंदर घुसे रहे तो हमारे ऊपर चोरी जैसी बड़ी गंदी चीज़ का आरोप लग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वहीं पर रुकना पड़ा और हम उसी एक कमरे में रुके रहे। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। वो आदिवासी जनजाति के लोग वहाँ पर भी पहुँच गए। हालांकि वो डेयरी भी एक सुनसान के एरिया में बनी हुई थी, तो वहाँ पर उन सभी का पहुँच जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब हम दोनों ने अपनी सांसों को एकदम से बंद कर लिया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। ऊपर से हमारे घर वाले भी हमारे आजू बाजू में नहीं थे, जिन्हें आवाज़ देकर हम अपनी जान बचा सकें। आज तो हमें खुद के दम पर ही यहाँ से भागना था। तभी हमें उन आदिवासी जनजातियों के उस पुराने अवतार की झलक नजर आने लगी। दरअसल वो सभी एक साथ अजीब सा नृत्य करने लगे। उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी उस डेयरी के दीवारों के अंदर दरार पड़ने लगी और अब ऐसा लग रहा था कि वो डेयरी अब टूटने वाली है। उसकी दीवारें खंडर बन चुकी थी। हमें समझ में आ गया था कि ये सब हमारी आंखों का धोखा है और यहाँ पर कोई भी डेयरी नहीं है। भला एक जोहड़ के अंदर यह डेयरी कहाँ से आ जाएगी। और हम तो गांव में रहते थे, तो हमें इतना तो मालूम रहता ही है कि आखिर हमारे गांव में कौन सी डेयरी कहाँ पर है। पहले तो हमें लगा था कि शायद ये कोई अननोन डेयरी हो सकती है, लेकिन अब हम पूरी तरह से पक्के हो चुके थे कि हमें यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है उसके पीछे किसी माया की शक्ति का हाथ है। तभी वो डेयरी एकदम से टूटने लगी और अब धीरे धीरे वो नीचे गिरने वाली थी। तभी हमारे सामने शराब के नशे में चूर वो आदमी हवा में धुआं हो गया था। अब हमें समझ में आ गया था कि हम पूरी तरह फिर से फंस गए हैं, लेकिन एक बार फिर हमने हार नहीं मानी और खाटू श्याम बाबा का नाम लेकर दुम दबाकर वहां से भागने लगे। इस बारी हम दोनों ने अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोका और लगातार तेज गति से भागते रहे। हमें इतना तो पता चल गया था कि अगर हमने कहीं रुकने की हिम्मत की तो हमारी खैर नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी हमें कभी भी मार सकते हैं। कुछ देर तक तो इसी तरह लगातार धूम दबाकर भागते रहे। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों को चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे थे। शायद वो जोहड़ का ही एक हिस्सा था, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उसी से हमें फूलों की सुगंध आ रही थी और उसके साथ ही अगरबत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी देवता का मंदिर है। और फिर हमें सामने की तरफ घंटी बजने की आवाज़ आई और तो अब हम पूरी तरीके से पक्के हो चुके थे कि यहाँ पर किसी देवता का मंदिर बना हुआ है। फिर मैं और मेरा दोस्त विक्रम हम दोनों भागते उस मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस मंदिर के अंदर एक पुजारी बैठा हुआ था और उस पुजारी को देखकर हमें चैन की सांस मिली। अब हम जल्दी से भागे और उसके बगल में जाकर बैठ गए, लेकिन वो पुजारी बैठा बैठा ही अपनी आंख बंद करके सो रहा था। लेकिन उस रात हम उस पुजारी बाबा के बगल में बैठे रहे और ताजुब की बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाया। और जैसे तैसे सुबह होने के बाद मैं और मेरा दोस्त विक्रम हम किसी तरह से उठे और उसके बाद उसी जोहड़ को पार करते हुए वापस से उसी जगह पर पहुंच गए। तभी हमारे घर वाले भी हमें ढूंढते उसी जगह पर वापस आ गए। फिर मैं अपने घर वालों के पास पहुंचा और अपने घर वालों को पूरी बात बताने लगा।
दोस्तों उस दिन के बाद मैंने कभी भी दोबारा उस जौहर को नहीं देखा कि वो किस हालत में है। लेकिन जब हमने उस जौहर की हकीकत को जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो जौहर हॉन्टेड है और रात में वहाँ पर कोई नहीं जाता। बाकी इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं